नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने टारगेट पे लगे होंगे। जो लोग हमारे भाई ग्राम पंचायत अधिकारी पे लगे हैं, ठीक है, या फिर यूपीपीसीएस पे लगे हैं, आरओ एआरओ पे लगे हैं, उनके लिए मैं कुछ खास आज आपको बताने वाला हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। अब भारत की राज्य व्यवस्था में आप जान लीजिए कि कंपनी का शासन पहले एक इसमें हुआ करता था। कंपनी का शासन जिसमें 1773 से 1858 तक के बीच, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया एक, ओके। रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने क्या किया कि इस अधिनियम 1773 से 1858, उसके पहले 1608 ईस्वी में आप लोग सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई थी भारत में। 1600 में महारानी जो एलिजाबेथ थी हमारी, वो प्रथम महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार, उसके पहले 1600 ईस्वी तक महारानी एलिजाबेथ को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। जो कभी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों में सीमित था। 1765 में बंगाल और बिहार उड़ीसा दीवानी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे ज़िलों में यानी अधीनस्थ एएससी जिसको बोलते हैं, अधीनस्थ कोर्ट जो है उसी को दीवानी बोला जाता है, ठीक है। अर्थात राजस्व और दीवानी के अधिकार उसको 1765 में प्राप्त हो गए। कब प्राप्त किए? जब मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में 1764 की बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली, ओके। और विजय प्राप्त करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी का दर्जा प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि 1865 में बंगाल बिहार के साथ साथ पूरे भारत में इनको जो है अधिकार प्राप्त हो गए। और सिपाही विद्रोह अगर आपसे पूछा जाए तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज में भारत का शासन उत्तरदायित्व के हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 से लगातार अनवरत चलता रहा, ओके। अब जब 47 में देश आज़ाद हो गया हमारा, तो संविधान की एक आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता महसूस होने के उपरांत अमल लाने के लिए एक जो है 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 26 जनवरी को अस्तित्व में आ गया, 1950 को अस्तित्व में आ गया। अब आपने उस पर आते हैं, चूंकि आप लोग शुरुआत से जान गए 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में पहला कदम रखा। उसके पहले 1600 ईस्वी तक उनको अधिकार प्राप्त थे महारानी एलिजाबेथ को। बक्सर की लड़ाई बक्सर की लड़ाई में 1764 में शाह आलम की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त करा दिया था उसने, ठीक है। अब कंपनी का शासन 1858 के बीच 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे हम लोग आते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि जो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ओके। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और जब ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यों में नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, ठीक है। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना ही था। उसके एवज में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया हमारा। अब दूसरी पोजीशन पे ये होता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की समीक्षा के लिए मान्यता मिल गई इसको, ठीक है। राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। इसके एवज में भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख ली गई। रेगुलेटिंग एक्ट के जैसे कभी कभी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे ये रखा गया था। क्योंकि इसके द्वारा बताया ना, कंपनी के नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला कदम उठाया। क्योंकि उसमें ब्रिटिश शासन था ना, हमारा ब्रिटिश शासन था हमारे भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको नियमित भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था। और दूसरी पोजीशन पे ये कदम था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की ओर रख दी गई, ठीक है। और उसके बाद इस नियम की जो विशेष व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम पहले नंबर पे आते हैं आप लोगों के,
पहला नंबर है हमारा, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। इसी अधिनियम 1773 ही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम पद का नाम दिया गया। बंगाल को गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके, उसके बाद एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। 4 सदस्यीय टीम थी जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पहले गवर्नर हमारे बंगाल के कौन से, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो दूसरे नंबर पे पोजीशन बनी कि इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई में गवर्नर, मद्रास एवं मुंबई के जो भी गवर्नर थे, दूसरी पोजीशन हमारी बनी कि मद्रास और जो भी हमारे मुंबई के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल की अधीन हो गए। जो भी गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल उसका पद हो गया ना, गवर्नर भी उसके अधीन आ गए। और इसके पहले सभी प्रेसिडेंसियों को एक गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, उसके बाद जो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश में 3 अन्य न्यायाधीश थे। ओके, ये हमारा तीसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर। उसके बाद हम कहते हैं कि जो भी 1774 में किया गया, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को, चौथे नंबर पे इसके तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से, कंपनी के कर्मचारी मतलब नौकरी भी कर रहे हैं कंपनी में और अपना व्यापार भी कर रहे हैं, भारतीय लोगों ने उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, वो भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। वो भी हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का गवर्निंग जो भी गवर्निंग बॉडी थी, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण और मजबूत हो गया और सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों में भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। जानकारी जितने भी थे, जब कंपनी की गवर्निंग बॉडी ब्रिटिश सरकार ने बनाई, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, तो इसके माध्यम से नियंत्रण सशक्त हो गया और राजस्व, नागरिक और अन्य मामलों में भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे 5वें पॉइंट थे। उसके बाद अब हम आते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। अब संशोधन अधिनियम में हम क्या कह सकते हैं कि संशोधन अधिनियम में ये हुआ आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में बन गया, संशोधन अधिनियम उसके ठीक जो है 1781 अमेंडिंग ऑफ 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, ब्रिटिश संसद में पास हुआ और जिसको हम बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं, जिसको 1781 में पारित किया गया। क्वेश्चन बनता है हमारा, बंदोबस्त कानून, जो भी बंदोबस्त कानून है, एक्ट ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है, 1781 में पारित किया गया। 1773 का एक संशोधन रूप है। अब इसमें क्या हुआ कि इस कानून में बड़े बड़े गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार में बरी करने वाले, जो भी क्षेत्राधिकार से, उस न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे, बरी एवं मुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को। ठीक है, उसने उनके ऐसे कृत्यों से उन्होंने पद आरक्षण के अधिकार को दे दिए, किए गए। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों से, ठीक है, कंपनी के सेवकों से उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकारियों से मुक्त कर दिया इस कानून में। अब दूसरे नंबर पे इस कानून पे क्या हुआ कि राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली और से जुड़े हुए मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, बाहर कर दिया गया। अब इस पे जब हम आएंगे कि बाहर कर दिया गया, तो अब ये दूसरे नंबर पे बाहर कर दिया गया। जितने भी राजस्व के मामले थे इस कानून में, राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब जब
बाहर कर दिया गया, तो कोलकाता में सभी न्यासों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि उच्च न्यायालय, जो भी न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय कर दिए गए। ठीक है, वाद या मामले तय कर दिए गए। अब जब हमारे चौथे पॉइंट पे आते हैं, इस कानून की यह व्यवस्था जो भी थी प्रांतीय न्यायालयों के अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो भी कानून व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों में, जो भी हमारे प्रांत के न्यायालय थे, उसमें अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अब ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब 1784 का एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 73 की कमियों को फिर से दूर किया गया। ब्रिटिश संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ द सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर सेटलमेंट के नाम से इसको 1784 को दिया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया, जिसमें 1784 में क्या था अस्तित्व में आया, जिसमें विशेषताएं थी। अब विशेषताएं क्या थी? पहले नंबर पे जो व्यवस्था, इसमें कंपनी की राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। राजनीतिक वाणिज्यिक सब एक में कार्य करते थे, जिनको पृथक कर दिया गया। और 1784 में अमेंडिंग लाया था, जिसको हम अमेंडिंग कानून के नाम से जानते हैं। इसे संशोधन किया गया 1781 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया, उसी का संशोधन रूप है 81 का। और नंबर 2 पे इस पे जो निदेशक थे मंडल कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंध में नियंत्रण के बोर्ड से और नाम से न्याय निकाय का गठन कर दिया गया, जिससे द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई। अब द्वैध शासन की व्यवस्था प्रश्न पूछ लेता है, द्वैध शासन की जो व्यवस्था आरंभ कब की गई? 1784 में अस्तित्व में आया था पिट्स हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे नंबर का जो है कि नियंत्रण बोर्ड में यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों को सैन्य, सरकार व राज्य की गतिविधियों को अधीक्षण या नियंत्रण करे। नियंत्रण बोर्ड में यह शक्ति थी। ओके, इसको भी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही लाया गया। अब इसमें जो 1786 का अधिनियम था आ गया, 1786 का अधिनियम, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1786 में। 1784 था लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग था गवर्नर जनरल था, जिसको गवर्नर था और गवर्नर जनरल की उपाधि प्रदान कर दी गई उसको। ठीक है, उसके बाद 1786 में हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको हम आईएएस का भी जो परीक्षा हुई थी, आईएएस के विषय में जो भी जनक थे, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। ओके, अब जनरल उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी कि हमें विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अबुआवी करने व न मानने के अधिकार हो हमारे पास। मतलब जो भी आपके विशेष मामले हैं, कुछ ऐसे विशेष मामले थे जिसमें काउंसिल के निर्णय हम माने या ना माने, इसने कह दिया साहब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुआ और शपथ लेने लगा। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे क्या हुआ कि उसे सेनापति और कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया गया। उपरोक्त शर्तों में 1786 में कानून प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों की मांग रखी, जिसमें 1786 में कानून को प्रावधानों को रूप में जोड़ दिया गया। अब 1793 का जो चार्टर कानून था, अब 1786 तक देख लिया, 1781 आपने देख लिया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, 1700 अमेंडिंग बंदोबस्त कानून देख लिया। अब इसमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होते रहेंगे, तो हमारी जो भाषा शैली है आपको बिल्कुल अपने दिमाग पे लाना है, ठीक है, ताकि वहाँ क्वेश्चन पे जैसे ही आया है वैसे ही आप मेरी भाषा शैली आपको याद आ जाए और आप उसमें टिक मार दें। ठीक है, आपका क्वेश्चन उसमें सही हो जाए। 1793 का एक चार्टर्ड कानून आया, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों का प्रभावी शक्ति व भविष्य में सभी गवर्नर जनरल के प्रेसिडेंट को गवर्नरों का विस्तृत कर दिया गया। ठीक है,
शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को एवं प्रेसिडेंसियों को गवर्नरों को विस्तारित कर दिया गया। अब 1793 विशेषताएं क्या थी और थी कि इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी बना दिया गया, अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। उससे भी ज़्यादा गवर्नर इससे गवर्नर जनरल को अधीनस्थ जो भी अधीनस्थ उनसे बॉम्बे हाई कोर्ट थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और सरकारों के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। नंबर 3 पे आता है कि इसमें जो है भारत का व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वहाँ से ब्रिटिश काल में विलियम पिट, ठीक है, विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, विलियम पिट द्वारा उसे पुनः स्थापित किया गया और इस पे जो भी शर्तें रहीं विशेष शर्तें और जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जो शर्तें हैं हमने आपको बता दिया, जिसमें इसमें क्वेश्चंस आपका पुटअप हो सकता है। अगला टारगेट हमारा रहेगा चार्टर कानून 1813। ओके, तो आप लोग विधिवत तैयारी करते रहिए और हमारी भाषा को आप बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी आपकी। ठीक है, निश्चिंत है। तो आप फिलहाल भारत की राज्य व्यवस्था पे आप दीजिए और मैं अगले वीडियो में आपको अगली जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें आपको जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का फाइनली कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, जो कि नवंबर में पेपर लगा है आपका। ठीक है, एक अधिकारी रैंक की अगर महसूस करनी है आपको फीलिंग्स, तो वो है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, जो UPSSC नवंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम कराने जा रहा है। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे जो है गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और रिज़ल्ट देते रहिए। ओके, धन्यवाद।